नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग हब पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है मेडिवल हिस्ट्री और थर्ड वन इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हम जो है वो पढ़ते हैं स्टोन एज से लेकर के सेवन्थ सेंचुरी तक, और मेडिवल में हम पढ़ते हैं 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक, और मॉडर्न में पढ़ते हैं हम 18th सेंचुरी से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक, मतलब 18 सेंचुरी से लेकर के आज वर्तमान काल तक हम किस में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो आज हम जो चर्चा करेंगे या हम जो पढ़ेंगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री। हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन या फॉरेन कंपनी इन इंडिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां भारत में आई और उन्होंने भारत में क्या क्या कार्य किए, उनका भारत में क्या क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो कंपनी भारत में आई थी वो थी पोर्टुगीज, और पोर्टुगीज कब आए थे, 1498 में। और दूसरे आए थे, फिर आई डच या डचेस आए थे 1596 में। ये जो डचेस थे ये मैक्सिमम नीदरलैंड के रहने वाले थे। फिर आए ब्रिटिश आए थे 1600 में। फिर आए डेनिश आए थे 1616 में। और फिर आए फ्रेंच आए थे 1664 में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोर्टुगीज इन इंडिया। तो क्या होता है कि 20 मई 1498 को पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत पहुंचा। ये कहाँ पहुंचा था, भारत के केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था, और इसने ही भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। अब इसका स्वागत किया गया था वहाँ के स्थानीय राजा जमोरिन के द्वारा। ये जो जमोरिन था ये सबके साथ ही, सब व्यापारियों के साथ ही अच्छे संबंध स्थापित करता था। ठीक है, अब जो वास्को डी गामा को यात्रा में कितना समय लगा था, वो लगा था 90 डेज का। अच्छा, उसकी सहायता किसने की थी भारत पहुंचने में, तो वो था अब्दुल मुनीफ। जो अब्दुल मुनीफ था ये था गुजरात का रहने वाला, और जिस जहाज से वो भारत आया था या जिस वाहन से वो भारत आया था उसका नाम था साओ गैब्रियल। अब क्या होता है कि 3 से 6 माह तक वो कहाँ में रहता है, भारत में रहता है। भारत में रह करके वो भारत की विशेषता, यहाँ के व्यापार के बारे में, वहाँ की समृद्धता के बारे में जानता है। और वापिस जाते समय वो अपने साथ क्या लेके जाता है, काली मिर्च लेकर जा गया। और इससे क्या हुआ, इससे जब इसने इसे यूरोप के बाजार में बेचा तो इससे इससे 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। अब क्या होता है कि वास्को डी गामा जब जाता है वो पुर्तगाल के राजा के पास जाता है, और वो भारत की विशेषता, वहाँ के बारे में, वहाँ के व्यापार के बारे में किसको बताता है, वहाँ के राजा को बताता है। ठीक है, अब क्या होता है, 17 सितंबर 1500 में पुर्तगाली राजा का मंत्री पेड्रो एल्वारेज कैब्रियल कहाँ आता है, भारत आता है। भारत किसके पास आता है, तो जमोरिन के दरबार में आता है। ठीक है, और वो जमोरिन के पास प्रस्ताव रखता है किसका, व्यापार करने का। तो जमोरिन जो है उसके सामने कुछ शर्तें रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले शर्त ये थी कि आप जो है कर अत्यधिक देंगे या ज़्यादा देंगे। दूसरा, आप अरबी लोगों से अलग व्यापार करेंगे। जिन वस्तुओं का व्यापार जो है अरबी लोग करते हैं उनका व्यापार आप नहीं करेंगे। और जो कैब्रियल था वो जमोरिन की शर्तों को मान जाता है, परंतु वो भी जमोरिन के सामने कुछ शर्तें रखता है। तो वो क्या शर्तें रखता है कि संपूर्ण समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार होगा, कि वहाँ से कोई और भी व्यापार नहीं करेगा, सिर्फ पुर्तगाली ही व्यापार करेंगे। और अरबी लोग समुद्री रास्ते से व्यापार नहीं करेंगे। जो अरबी लोग हैं वो समुद्री रास्ते से व्यापार नहीं करेंगे। और एक और भी रखी थी कि जिन वस्तुओं का व्यापार जो है पुर्तगाली करेंगे उनका जो है अरबी लोग व्यापार नहीं करेंगे।
अब इससे क्या होता है कि इन शर्तों के कारण क्या होता है, जमोरिन और पुर्तगालियों के मध्य क्या हो जाती है, मतभेद हो जाते हैं। ठीक है, तो इन मतभेदों को खत्म करने के लिए तो कौन सन 1501 में वास्को डी गामा फिर से भारत आता है, पुनः भारत आता है, परंतु वह इन मतभेदों को खत्म करने में असक्षम रहता है। तो अब क्या होता है, 1501 में क्या होता है, 1501 में जमोरिन और पुर्तगालियों के मध्य युद्ध हो जाता है और पुर्तगाली जीत जाते हैं और कालीकट के बंदरगाहों पर क्या हो जाता है, पुर्तगालियों का कब्जा हो जाता है। अब क्या होता है, 1503 में पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं, कोचिन में, और दूसरी करते हैं कनौर में स्थापित करते हैं। अब जिन क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का स्थायित्व स्थापित हो जाता है तो उन पे अपना स्थायित्व स्थापित करने के लिए पुर्तगाली गवर्नर भारत आते हैं। जो पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत आया उसका नाम था फ्रांसिसो डा अल्मोडा। अच्छा, ये कब भारत आया था, तो 1505 में, और ये इसका जो कार्यकाल है वो 1505 से लेकर के 1509 तक रहा, 1505 से लेकर के 1509 तक। इसने प्रमुख कार्य क्या किए, पहला था ब्लू वाटर पॉलिसी और दूसरा था कैरिटेज सिस्टम। अभी ब्लू वाटर पॉलिसी क्या चीज है, तो पुर्तगालियों के अधीन बंदरगाहों के समीप हिंद महासागर में अगर कोई भी समुद्री जहाज गुजरता है तो उसे क्या देना होगा, एक भारी कर देना होगा। और कैरिटेज पास सिस्टम था कि महासागर में व्यापार करने के लिए एक पास, मतलब आप पहले ही कर दे दो, आपको लगातार कर नहीं देना होगा, सिर्फ एक बार ही कर देना होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो अल्फांसो डी अल्बुर्क था, यह जो अल्मोड़ा था, ये वापिस चला जाता है और 1509 में एक नया गवर्नर भारत आता है जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुर्क। इसका कार्यकाल 1509 से लेकर के 1515 तक रहा। अब इसने क्या कार्य किए थे, सबसे प्रमुख कार्य किया था इसने 1509 में 1509 में कोचिन को पुर्तगाली सेना का हेडक्वार्टर बना दिया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, 1510 में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया और इसके द्वारा पुर्तगाली साम्राज्य को स्ट्रेट ऑफ मलक्का में स्थापित कर दिया गया और 1515 में वापस जाते समय इसकी मृत्यु हो गई। अब क्या होता है, 1515 से लेकर के 1524 तक, 1515 से लेकर 1524 तक पुर्तगाली गवर्नर पद खाली रहता है। तो जो पुर्तगाली साम्राज्य था वो कई हिस्सों में विभाजित हो जाता है। तो 1524 में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। वो किसके लिए आता है, पुर्तगाली साम्राज्य का पुनरुत्थान के लिए भारत आता है, जिसमें वह सफल भी रहता है। अब क्या है, 1525 में वास्को डी गामा जब भारत से वापस जा रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई और उसकी कब्र कहाँ है, तो वो है लिस्बॉन में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ वास्को डी गामा इज सिचुएटेड इन, तो वो कहाँ है, वो है लिस्बॉन में। तो अब फिर क्या होता है कि 1529 में एक और पुर्तगाली गवर्नर भारत आता है जिसका नाम था नीनो डी कुनो। ठीक है, इसने क्या क्या कार्य किए, इसने 1530 में गोवा को अपनी राजधानी घोषित किया। और दूसरा था कि इसने 1534 में गुजरात शासक जिसका नाम था बहादुर शाह से दिल बसील को अपने अधीन कर लिया। और इसके बाद क्या, कोई भी प्रभावशाली गवर्नर भारत में नहीं आया। ठीक है, अब दूसरी बात है कि पुर्तगालियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला जो प्रभाव था कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी। और कब की थी, 1556 में, और कहाँ, गोवा में। ठीक है, भारत में आलू, मिर्च, तंबाकू और टमाटर की खेती की शुरुआत किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी। भारत में पानी के जहाज की निर्माण प्रणाली भी किसने शुरू की थी, वो की थी किसने, पुर्तगालियों ने।
ठीक है, अब अगला है डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज। भारत में पुर्तगालियों का दमन। इनका जो सबसे बड़ा कारण था वो था भारत में अन्य विदेशी कंपनियों का आगमन। अब क्या हो रहा था कि भारत में अन्य विदेशी कंपनियां भी जो है वो आ रही थी। ठीक है, तो एक प्रमुख कारण था। और भी कारण थे, जैसे बैटल ऑफ स्वाली का युद्ध। ये कब हुआ? 1611 में हुआ था। ये हुआ था पुर्तगालियों और ब्रिटिशरों के मध्य। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिशर जीत गए थे। और फिर उसके बाद 1631 में मुगल सेना तथा पुर्तगालियों के मध्य युद्ध हुआ। और कहाँ हुआ था? हुगली नदी के किनारे। इसे हुगली नदी का युद्ध भी कहते हैं। और इसमें मुगल सेना विजयी रही थी। फिर 1661 में ब्रिटिशरों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए एक राजनीतिक विवाह विवाह हुआ। वो किसके बीच हुआ? कैथरीन ब्रिगेंजा और प्रिंस चार्ल्स के मध्य। और दहेज में जो है बम्बई के व्यापारी अधिकार दे दिए गए। ठीक है, फिर है 1739। भारत में मराठों का प्रभाव। भारत में क्या था? मराठों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। मराठों के जो पेशवा थे बाजीराव। ठीक है, तो क्या हुआ? पुर्तगाली और मराठाओं में युद्ध हुआ और बाजीराव ने मराठों की कमान संभाली। ठीक है, और मराठा जीत गए। उन्होंने क्या किया? दिल बशीन व सिल्लत इन स्थानों पर जो किसका कब्जा हो गया? मराठों का कब्जा हो गया। धन्यवाद।